प्यारे साथियों, स्वागत है आपका केवी क्लासेस बाय किशन सर में। मैं किशन विश्वकर्मा आज आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और इससे जो भी प्रश्न है हमारे इस पाठ में, उन सभी पर हम क्या करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे और आराम से समझेंगे। आप पूरी कक्षा में अंत तक बने रहें और पूरी कक्षा देखें, बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने पूरी कक्षा देखी। मैंने कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पूरा जो लेक्चर है अध्याय 1 का वो पूरा बना रखा है और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको पूरी तरह से देख लेवें। ठीक है, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। चलिए पहले हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? देखो, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह, यानी जिसमें परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, उन दोनों का समूह हमारा क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाता है। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या जिसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वह हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होंगी उसे हम काय के रूप में लिख देंगे? P/Q के रूप में। जैसे कि आप देखो, P/Q मतलब बटे में होनी चाहिए, 1/2, 3/5, 4/3। ठीक है, अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, या बराबर लगा के मैंने ये इसको क्रॉस कर दिया, काट दिया, अर्थात इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात ये P/Q के बराबर नहीं होती, नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय का संख्याओं के साथ हमारे पूर्णांक भी आ जाते हैं। पूर्णांक 2, -3, 4, 5, 8, मतलब अनंत तक जहां तक संख्याएं हमारी, वो भी क्या हो जाती है? हमारे वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो पूरी परिभाषा अच्छे से देख लीजिए, है ना, कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। पहला प्रश्न क्या दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना है, यानी 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, आइए देखिए। ठीक है, तो पहला जो हमारा दे रखा है 140 है, तो इसमें इस प्रकार से हम इसको सेटअप कर लेंगे। और यहाँ जो पीछे से संख्या दे रखी है वो 0 है, पीछे वाली इकाई का अंक जो दे रखा है वो 0 है, तो ये इकाई का अंक 0 है तो सम संख्या है, तो स्वाभाविक बात है सम संख्या से ही जाएगा। तो हमें क्या करना है? 2 से इसको भाग देंगे, एक एक करके हमें क्या करना है? इसको भाग देना है जहां तक जाए, अंत में 1 लाना है। 1 आ जाए तो हमारे वो सारे जो इधर इस वाली जो जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारे हमारा अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो देखिए करते हैं। अब 2 साती 14 और यहाँ कितना आ जाएगा? 0 का 0, फिर 2 से 2 तिया 6 और 1 और बचा 5, इधर कितना हो गया? 10 हो गया, तो 2 पंजे 10। फिर यहाँ हम करेंगे तो ये विषम संख्या आ गई, तो अब क्या से, या तो 3 से या 5 से, तो ये 3 से जा नहीं रहा, तो अपन क्या करेंगे? 5 से करेंगे, तो 5 7 35 और 7 एकम 7। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे हमारे वो क्या हो जाएंगे? ठीक है, ये 2 2 5 7। ठीक है, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे हमारे? 2 का स्क्वायर, ये 2 बार है तो मैं स्क्वायर कर दूंगा, गुणा 1 5 और ये 7। इस प्रकार से 140 के हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 का स्क्वायर 5 और 7। ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अगले वाले पर देखो कि 156 हमारा दे रखा है, इसके भी इसी प्रकार से हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, ये नॉर्मल सी बात है, हमने पिछली कक्षाओं में कई बार हल किए हुए हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, पूरी कक्षा देखिए। चलिए करते हैं शुरू। यहाँ भी सम संख्या है तो 2 से ही जाएगा, 2 साती 14, 2 आठी 16, फिर 2 से 2 तिया 6 और 2 नम 18। यहाँ विषम संख्या आ गई, तो पहली विषम संख्या हमारी 3 है तो 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिया 9, और फिर 13 आ गया तो 13 से ही जाएगा। ठीक है, 13 एकम 13। इस प्रकार से यहाँ 156 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे, 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे हमारे? देखिए ये जो है यहाँ पर, तो 2 कितनी बार है? 2 बार है। 3 कितनी बार है? 1 बार। और 13 कितनी बार है? 1 ही बार है। तो हम इस प्रकार से इसको लिख देंगे
ये हमारे क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, अगला देखिए आप 3825। ठीक है, इसके भी हम इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके टुकड़े करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो पीछे है क्या है हमारा 5 है। अब 5 है तो हमें क्या करना है, या तो सम संख्या से तो जा नहीं रहा, अब 5 है तो विषम संख्या से जाएगा, या तो 3 से या 5 से। तो ये काई से जाएगा, 3 से। ठीक है, 3 एकम 3। ठीक है, 3 दूना 6, 2 और तो 22 हो गया, तीनों 7 तो 21 और एक और गया, तीनों 5 15। ठीक है, हमें पहले देखना है, डायरेक्टली लिखना नहीं है, पहले सोचना है कि 3 से जा रहा कि नहीं जा रहा। 3 से भाग दे के देख लीजिए, अगर नहीं जाता है तो फिर हमें क्या करना है कि अगली संख्या देखना इसके बाद वाली। अभी फिलहाल जा रहा है। ठीक है, तो देखो 3 चौक 12, 3 दूना 6 और तीनों 5 15। अब ये 3 दूना 3 एकम 3 और ये 12 और ये नहीं जाएगा, तो इसके बाद हमें विषम संख्या कौन सी देखनी है, अगली वाली। तो 3 के बाद कौन सी है, 5, 5 8 40। ठीक है, 2 या 5 5 25। ठीक है, इस प्रकार से हमें हल करना है। आगे देखो ये फिर से 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 7 35, 17 ऐसी अभाज्य संख्या जिसमें उसी संख्या का भाग जाता है, तो 17 का ही हम भाग देते हैं, 17 एकम 17। तो इस प्रकार से हमारे 3825 के अभाज्य गुणनखंड है जो हो जाएंगे वो क्या होंगे, देखो 3 कितनी बार है, 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे। 5 कितनी बार है, 2 बार है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, या तो 2 बार लिख लो या फिर स्क्वायर कर दो। और 17 कितनी बार है, 1 बार है तो 1 बार हम लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या समझा, अभाज्य गुणनखंड किए हैं 140 के, फिर 156 के और 3825 के। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकले वो कितने निकले, 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणित 7। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकले, 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, और इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकले, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 17, या ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि 3 5 और 17। तो चलिए साथियों, आगे जो प्रश्न पर हम बात करते हैं, तो अगला जो चौथा दे रखा है प्रश्न क्रमांक 1 का, कि 5005 के वही अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखो ये 5005 है हमारा। ठीक है, और इसी जो अभी कुछ समय पहले हमने जिस प्रकार से 156 के और बाकी संख्याओं के 140 के, ठीक है, 3825 के गुणनखंड निकाले थे, सेम उसी प्रकार से हमें क्या करना है, इसी के गुणनखंड निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमारा 5005 है। ठीक है, अब पीछे 5 है तो स्वाभाविक बात है कि विषम संख्या से ही जाएगा, सम संख्या से नहीं जाएगा। तो हमें देखना है सबसे पहले 3 से, तो 3 से जा नहीं रहा, तो हमें देखना है 5 से ही जाएगा। 5 एकम 5, 0 0 और 5 एकम 5। अब 5 दूना 10 और 0 1, तो ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, 5 से नहीं जाएगा। अब अगली संख्या हमें देखना, 5 के बाद कौन सी आती है हमारी, 7 आती है, तो 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो 7 एकम 7। ठीक है, 3 बचा तो 30 हो गया, 7 चौक 28, तो 2 और बचा, 7 तिया 21, 143 हो गया। अब 143 जो संख्या है वो काई से जा रही, 7 से जा रही, कि 7 दूनी 14 और 3, ये तो जा नहीं रहा। अगली संख्या देखना 9, अगर 3 से नहीं जा रहा तो 9 से भी नहीं जाएगा। फिर हमें क्या करना है, अगली बार अगली जो संख्या है हमारी वो देखना है कि 9 के बाद क्या 11। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। और 11 से जा रहा कि नहीं जा रहा पहले देख लेते हैं। 11 एकम 11, 3 उधर गए तो 33 जा रहा है। 11 एकम 11, 11 तिया 33। ठीक है, 13 हो गया। 13 ऐसी संख्या है जो उसी का भाग उसी संख्या में जाता है, तो 13 एकम 13। ठीक है, इस प्रकार से हमारे 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो क्या हो जाएंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, क्या हो जाएंगे हमारे, ये 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, ये सेम प्रोसेस वही है, विधि पूरी वही है, हमें विधि को समझना है, संख्या चाहे कैसी भी आ जाए। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, 5वां इसका है। तो 7429 यहाँ पर हमारे पास संख्या दे रखी है। इस संख्या के हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखो पीछे 9 है, पहले हमें देखना है 3 से। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2 तीनों 7 21, नहीं जा रहा, 19 बचेगा लास्ट में। तो 3 से नहीं जा रहा है, 5 से वैसे भी नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे 5 हो तो वही संख्या 5 से जाती है। ये भी ध्यान रखना कि 5 में भाग जब जाएगा तब पीछे कितना होगा, 5। ठीक है, 7 से देखते हैं हम।
तो 7 से जा रहा है क्या, तो ये डायरेक्टली ना तो 7 से ना 9 से 11 से किसी से भी नहीं जाएगा, डायरेक्टली जाएगा ये 17 से। हमें देखना है 17 से, ठीक है। तो 17 का भाग लगाते हैं इसमें, तो 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौक 68, 4 बार जा रहा है, ठीक है। 68 हमारे पास बचा, 17 चौक 68, और कितने और बचा हमारे पास, 6 और बचा, तो हो गया कितना 62। 17 तिया कितना हो गया हमारे पास 51, ठीक है। 17 तिया 51 होता है, जब 62 और 51, तो यहाँ पर 11 बचेगा, 119 हो जाएगा। तो 17 साती होता है 119, ठीक है। 437 बचा, फिर 17 से 17 का जा रहा है क्या इसमें, 17 दूनी 34, ठीक है। 9 बचा, नहीं जा रहा, 97 हो जाएगा, तो नहीं जा रहा है। फिर अगली संख्या 17 के बाद आती है हमारी 19, तो ये जाएगा 19 से। बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। ऐसे सवाल कई बार आ जाते हैं कि जो नॉर्मल सी संख्या, हमारी सामान्य संख्या है, उनसे क्या होता है, उनके गुणनखंड नहीं होते हैं, कठिन संख्या दे देते हैं जिसके गुणनखंड भी क्या होंगे, कठिन होंगे। तो बहुत ध्यान से देखना है, तसल्ली से देखना है, और इसको फिर हल करना है, ठीक है। तो चलिए अब 19 का देखें, 19 से देखते हैं इसमें। तो 19 दूनी कितना होता है 38, कितना और बचा, 5 और बचा, 57 हो गया। तो 19 तिया कितना होता है हमारे पास, 57 होता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो 23 बचा, 23 का भाग जो देंगे हम, तो 23 में ही, 23 की संख्या बची तो 23 का भाग 23 में ही देंगे। तो 23 एकम कितना हो गया हमारा 23। इस प्रकार से हमारे पास 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, वो क्या निकले, 17, 19 और 23। ये भी लिख सकते हैं, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, इनके नोट्स बनाना हो तो भी बना लीजिए, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जो हमारे यहाँ कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक आध सवाल आता ही आता है परीक्षा में। तो अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ भी हमें ज्ञात करना है, एलसीएम भी हमें ज्ञात करना है, और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का, मेन हमारी बात ये है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर करके एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो ये भी हमें ध्यान रखना, मतलब जांच करना है कि ये दोनों जो संख्याएं हैं, इनका गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो चलिए साथियों देखते हैं। पहला हमारा है 26 और 91। अब 26 और 91 का क्या निकालेंगे अपन, पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो फर्स्ट में हम निकालेंगे एचसीएफ, इसको अलग अलग 3 भागों में मैं इसको बांट रहा हूँ। पहले एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले एचसीएफ जब निकालते हैं तो अलग अलग निकालना पड़ता है। 26 का अलग निकालेंगे तो 2 से जाएगा ये, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, फिर 13 एक कम 13। तो यहाँ पर जो इसका बना 2 और 13, 2 गुणित 13, ठीक है। अगले का 91 का देखते हैं। तो 91 का किस प्रकार से, सेम यही प्रोसेस है, पीछे विषम संख्या है, तो या तो 3 से जाएगा, तो 3 से तो ये जा नहीं रहा, ठीक है। तो हम देखते हैं 7 से, तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21 और 13 एकम 13। इस प्रकार से यहाँ पर इसके जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, 7 गुणित 13। अब दोनों में हमें देखना है कि जो संख्या सेम है दोनों में, जैसे 26 वाले के अभाज्य गुणनखंड हमने किए, 91 के अभाज्य गुणनखंड हमने किए, तो इन गुणनखंडों में हमें देखना है कि जो सेम यानी एक जैसी संख्या कौन सी, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि 13 जो है वो हमारा क्या है, एक जैसी संख्या है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी 26 और 91 का जो एचसीएफ है वो कितना है हमारा 13, ठीक है। एचसीएफ जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 13। अब हमें सेकेंड जो प्रोसेस करना है वो क्या है, एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम किसका निकालना है, 26। जब भी एलसीएम निकालने की बात करें तो दोनों को साथ में ले लो, ठीक है। आधा काम हमारा हो चुका है। एचसीएफ जब निकाला ना, तो यहाँ जो जिससे भाग जा रहा है वही संख्या हमें यहाँ पर लाना है। तो पहले 2 देख लो, तो 2 से 2 एक कम 2, 2 तिया 6, इसमें जा नहीं रहा 2 का, तो इसको ऐसा ऐसा लिख लो। फिर हमारे पास आता है 13, या तो 13 पहले लिख लो, या उससे पहले देखा था हमने कि 7 से जा रहा, तो 7 ले लो, ठीक है। तो 13 ऐसा ऐसा है ना, और यहाँ पर ये भी 13 आ जाएगा, क्योंकि 7 एकम 7 और 7 तिया 21, फिर 13 से
13 एकम 13 और 13 एकम 13। इस प्रकार से यहाँ पर जो एलसीएम निकलेगा वो किस प्रकार से, देखो ये 2 और 7 और 13 का आपस में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जो हमारे एलसीएम निकालना है हमें, वो एलसीएम किस प्रकार से निकलेगा, 2 गुना 7 गुना 13। ठीक है, इनका आपस में गुणा करना है, 13 7 51 और फिर 2 का गुणा हमें करना है। ठीक है, तो 2 एकम 2 2 नम 18, यानी 182 इसका क्या निकलेगा, एलसीएम निकल जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये एलसीएम हमारा निकला 182, एचसीएफ क्या निकला 13। अब हमें क्या करना है, जांच करना है। जांच किस प्रकार से होगी ये भी आप अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, तो हम करेंगे जांच। कैसे करेंगे जांच, ये का यही फार्मूला हमें लिखना, दो संख्याओं का गुणनफल। अब ये पूरा लिखूंगा नहीं, ये पूरा लिख रखा है यहाँ पर। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी संख्याएं क्या है हमारे 26 और 91, तो 26 और 91 का गुणनफल हमें करना है, यानी गुणा करना है ना। गुणा करेंगे उसके बाद निकलेगा गुणनफल निकलेगा। एचसीएफ कितना है हमारे पास, एचसीएफ है 13, ये 13 तो 13 लिख देंगे। ठीक है, एलसीएम कितना है 182 यानी 182, 182 लिख देंगे। अब हमें करना है इनका गुणा आपस में। दो संख्याओं का गुणा करने की ट्रिक मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल रखी है, फिर भी मैं यह बता देता हूँ कि 26 और 91 का गुणा, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, फिर इसका गुणा 2 एकम 2, और फिर इन दोनों का गुणा 9 छंग 54, तो 54 और 2 कितना हो गया हमारे पास 56। तो ये 6 इधर रखेंगे, 5 हासिल का लग जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों का गुणा होगा, 9 दूना 18 और 5 कितना हो गया हमारे पास 23, यानी जो आया हमारे पास, तो ये क्या आया, इसका गुणनफल आया 23 66। कितना आया 23 66। तो वो 23 जो 66 है वह हम यहाँ लिख देंगे, ये 23 66 बराबर, फिर इन दोनों का करेंगे 13 दूना 26, 2 तेरी 8 104 और 2 कितना हो गया 106, तो 106 का 6 लगा हासिल कितना हमारे पास 10, 13 एकम 13 और 10 कितना हो गया 23। इस प्रकार से ये दोनों बराबर है, तो हमारा ये सवाल सही है, यानी हमारी जांच जो हुई है वो दोनों बराबर आए। दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 23 66 यानी 2366 हमारे पास आया है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, उतारना हो तो उतार लीजिए। ठीक है, अगले सवाल पर हम बात करते हैं। चलिए साथियों, अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे पर। अभी हमने पहला जो किया सेम उसी प्रकार से हमारा ये क्या है दूसरा है, तो वही हमें पहले जो है इसका एचसीएफ निकालना, फिर एलसीएम निकालना और उनकी जांच भी करना है। तो देखिए पहले जो फर्स्ट कंडीशन है वह हमारी रहेगी एचसीएफ की, तो हमें निकालना इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, 510 का और 92 का हम निकाल रहे हैं एचसीएफ। तो बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, जैसे पहले किया था पूरी प्रोसेस वो की वही है। तो सम संख्या है तो 2 से 2 दूना 4, ठीक है, 2 5 10 और 2 5 10। अब विषम संख्या आ गई तो 3 से, ठीक है, 3 8 24 और 3 5 15। फिर अब यहाँ 3 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 5 से, तो 17 5 85 होता है, या 5 एकम 5 और 5 7 35 ऐसा भी कर सकते हैं, और 17 एकम 17। ठीक है, अब 92 हमारा, तो इसको भी सम संख्या है तो 2 से, 2 चौक 8 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 दूना 4 2 तिया 6। फिर अब ये हमारे ऐसी संख्या आ गई है जिसमें 2 से नहीं जाएगा, अभाज्य संख्या है तो 23 से जाएगा, 23 एकम 23। अब हमें यहाँ देखना है कि कौन सी संख्या एक जैसी आ रही है, यानी सेम है। तो आप देखोगे कि 2 है क्या, बिल्कुल है, इधर और 3 है क्या, नहीं है। तो 2 कितनी बार, इधर एक बार इधर 2 बार है, तो 2 बार नहीं लेना है, एक ही बार लेना है। दोनों में जितनी बार हो सेम हो तो ही लेना है। ठीक है, तो जो एचसीएफ हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप देखोगे कि ये 2 एक ही बार है, इधर 2 बार है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे एक ही बार लेना है। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी प्रोसेस हमारी कौन सी है, सेकेंड वाली, एलसीएम वाली। तो एलसीएम वाली भी आप ध्यान से देखिए, तीनों जो ये दोनों जो हमारी संख्या है 510 और 92, इनको साथ में लिख लेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 से 2 दूना 4 2 5 10 और 2 5 10, पूरा वो का वही आएगा, कोई अलग नहीं है, सेम है। ठीक है, फिर 2 से 2 चौक 8 2 छंग 12, फिर 2 से हम करेंगे, तो ये तो देखो विषम संख्या आ गई, तो ये तो जाना नहीं है, है ना। अब हमें देखना है ये वाली संख्या,
तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, दोनों ही विषम है। तो यहाँ देखेंगे कि 3 से, तो तीनों आठों 24 और तीनों पंजों 15 और ये 23। फिर ये 21 से जा रहा 5 से, है ना, अभी जो किया सेम वही प्रोसेस है। तो 17 आ जाएगा, 17 5 85 और 23 का 23, एक बार 17 से और एक बार 23 से, 17 एकम 17, इधर 23 का 23, फिर ये 21 से 23 से, 23 एकम 23। अब हमें इसका क्या निकालना है, यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो इन सबका हम क्या कर देना है, गुणा कर देना है आपस में। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 का स्क्वायर, है ना, गुणा 3 एक बार, 5 एक बार है, और फिर 17 और फिर 23। जब हम इन सबका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 23,460। ठीक है, ये इसका हमारा क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। ठीक है, आप करके देख लीजिए। अब आगे देखो, जांच हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जांच। अब जब जांच करते हैं हम तो किस प्रकार से है, ठीक है। अब जांच में हमें ये देखना है, अभी जो प्रश्न क्रमांक पहले में हमने किया था, ये दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या हमारे पास कौन सी है, 510 और 92, 510 और 92। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल तो गुणा हमें करना है, बराबर एचसीएफ कितना है हमारे पास, ठीक है 2 है, और एलसीएम कितना है हमारे पास 23,460, यानी 23,460 है। अब हमें क्या करना है, इनका आपस में गुणा करके दोनों संख्याएं बराबर है कि नहीं है वो हमें देखना है। ठीक है, अब देखो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तो मैंने बताया कि दो अंकों का जब हम गुणा करते हैं तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। जीरो का अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा 2 एकम 2, फिर इसका गुणा 9 एकम 9 और प्लस जोड़ देंगे, इसका 5 दूना 10, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19, 19 का क्या करेंगे 9 रख लेंगे और एक हसीर का चला जाएगा। फिर इन दोनों का गुणा 9 पंजे 45, 45 और एक कितना हो गया हमारे पास 46, यानी 46 92। ठीक है, यानी 46,920, वो जीरो जो था वो लगा दिया है, तो इसका कितना आ जाएगा हमारे पास 46,920। अब ये दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर आने चाहिए, तो 46,920 बराबर, अब 2 का गुणा इधर करेंगे तो 0 का 0, 2 छंग 12, एक हसी लगा, 2 चौक 8 और कितना हो जाएगा 9, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, यानी 46,920 और 46,920 दोनों तरफ आ रहा है। अर्थात हम क्या कहेंगे कि हमारा जो ये जांच है वो सही है, सवाल भी पूरा सही है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए साथियों, प्रश्न क्रमांक तीसरे पर हम बात करते हैं। तो तीसरा हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करना। अभी कुछ समय पहले प्रश्न क्रमांक दूसरे पर हमने बात करी थी, तो उसमें एलसीएम भी निकाला था, एचसीएफ भी निकाला था और उनकी जांच भी की थी। तो वैसा वैसा ही हमें करना है। अब एक प्रोसेस और कम हो गई हमारी कि हमें जांच नहीं करना, हमें केवल एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है। तो आप देखोगे कि 12, 15 और 21 का हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम। फर्स्ट प्रोसेस हम करेंगे एलसीएम वाली। तो देखो यहाँ कौन सी संख्या है, सम संख्या है और ये दोनों विषम है। तो पहले हम देखेंगे कि 2 से ये 2 छंग 12 और ये 15 का 15, 21 का 21, फिर ये भी सम संख्या, तो सम संख्या से ही जाएगा, 2 तिया 6, 15 का 15, 21। ठीक है, अब देखो आप यहाँ तीनों ही विषम संख्या, तो 3 से अब देखते हैं, 3 एकम 3, तीनों 5 15 और तीनों 7 21। अब देखो कि 5 और 7, एक बार 5 से, 5 एकम 5, ठीक है, और अब 7 से, 7 एकम 7। इस प्रकार से जो हमारा एलसीएम निकलेगा वो क्या निकलेगा, इनका आपस में गुणा कर देंगे कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, आपस में सबका गुणा करेंगे, 7 5 35, 35 तिया 105, 105 दूनी 210 और 210 दूनी कितना होता है 420, 420 हमारा क्या निकला, इसका एलसीएम निकला। ठीक है, अब हमें निकालना है एचसीएफ, इन्हीं का सेकेंड प्रोसेस हम करेंगे एचसीएफ वाली। तो एचसीएफ वाली करेंगे तो आप अच्छे से ध्यान से देखना, वो की वही बात है, कोई अलग से नहीं है। अभी जो कुछ समय पहले हमने किया था वही वैसे ही करना है, दोनों तीनों को अलग अलग लिख कर फिर हमें क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। पहले 12 का निकालते हैं, फिर 15 का निकालेंगे, फिर 21 का हम निकालेंगे। ठीक है, अब देखो 12 का तो वो की वही प्रोसेस, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। फिर यहाँ देखेंगे कि ये 3 से, तीनों 5 15
और फिर 5 से 5 एकम 5, फिर ये 3 से, तीनों सातों 21 और 7 एकम 7। अब हमें देखना है कि तीनों में एक जैसी संख्या कौन सी, वही हमारा HCF होगा। अब देखो कि यहाँ पर 2 है क्या, इधर नहीं है, क्या 3 है, बिल्कुल इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। तो जो हमारा HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, LCM भी निकाल लिया और HCF भी निकाल लिया। ये हमारा LCM है 420 और ये हमारा HCF है 3। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखना है और इसको उतार लीजिए, उतारना चाहते हो तो। ठीक है, नोट्स भी आप साथ साथ में बनाते रहे, जिससे क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी। अगला इसी का दूसरे वाला दे रखा है। पहले हमें निकालना है LCM। फर्स्ट वाली जो प्रोसेस करेंगे वो काय की करेंगे, LCM वाले की करेंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक हमें निकालना है, तो 17, 23 और 29 का हमें निकालना है LCM। किस प्रकार से, ध्यान से देखिए, एक यही प्रोसेस है पूरी। विधि को समझना है, संख्याएं कितनी भी अलग अलग आ जाए, विधि अगर हमें आ गई है तो सारा काम हमारा हो गया। विधि अगर हमें नहीं आई तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देखो कि 17, 23 और 29 तो पहली ही विषम, तीनों ही विषम संख्या और तीनों ही ऐसी संख्याएं, अभाज्य संख्या जिसमें उन्हीं संख्याओं का भाग जाता है। तो पहले 17 से, 17 एकम 17, ये 23 का ऐसा ऐसा लिखा जाएगा और 29 भी ऐसा ऐसा। फिर यहाँ पर दूसरे में हम ले लेते हैं 23। ठीक है, तो 23 एकम 23 और 29 का 29। फिर यहाँ देखेंगे 29 एकम 29। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या निकाला, इनका LCM निकाला। ठीक है, अभी संख्याएं आई हैं, इन तीनों का गुणा हमें करना है। फिर इसका क्या निकलेगा, LCM निकलेगा। 17 गुणा 23 गुणा 29, तीनों का जब आप गुणा करके देखोगे तो 11,339 हमारे पास क्या आएगा, इसका LCM आएगा। अब हमें क्या निकालना है, इनका HCF। तो HCF निकालना है सेकेंड प्रोसेस में। तो देखो HCF जब हम निकालते हैं तो पहले किसका निकालेंगे, 17 का। तो 17 एकम 17। ठीक है, अब यहाँ दूसरा कौन सा है, 23 है, तो 23 का निकालेंगे। तो 23 एकम 23 और फिर तीसरा हम काय का निकालेंगे, 29 का। तो 29 का निकालेंगे तो 29 एकम 29। अब आप देखोगे कि यहाँ पर 17, 23 और 29 तीनों ही अभाज्य संख्याएं थी, तीनों में उन्हीं संख्या का भाग जाता था। और यहाँ HCF में ना तो इधर मिल रहा है, ना इधर मिल रहा है, ना इधर मिल रहा है, कोई भी संख्या नहीं मिल रही। जैसे इस प्रकार से यहाँ देखा था, यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, लेकिन उधर कोई मैच नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में हमें HCF क्या लेना है, तो देखो इसका HCF जब हमारे संख्या तीनों में नहीं मिले तो ऐसी स्थिति में इनका HCF क्या हो जाता है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका LCM 11,339 हो जाएगा और इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, LCM 11,339 और HCF 1। ठीक है, अच्छे से देखना है, समझना है और अच्छे से इनको उतार लीजिए। ठीक है, आपके साथ साथ में नोट्स भी तैयार होते रहेंगे। इसी प्रश्न के तीसरे वाले पर हम बात करते हैं, 8, 9 और 25। अब वो की वही प्रोसेस है, पहले हमें निकालना है LCM। तो LCM निकालेंगे पहली प्रोसेस, तो 8, 9 और 25 का हम निकालते हैं LCM। पहले सम संख्या है तो सम संख्या से ही देंगे, 2 चौक 8, 9 का 9, 25 का 25, फिर 2 से, 2 दूना 4, 9 और 25 का 25, फिर 2 से, 2 एकम 2 और 9 और 25 का 25। अब देखो यहाँ हमारे पास सम संख्या वाला जो मामला है वो खत्म हो चुका है। अब हमें देखना है विषम संख्या वाला। तो देखो फिर 3 से, 3 त्रिया 9, 25 का हमारा ऐसे ऐसे लिखा जाएगा, जिसमें जा रहा है उसमें देते रहें, जिसमें नहीं जा रहा वो ऐसा ऐसा लिख दें। 3 एकम 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाला भी हमारा जो हो गया है। अब 25 है तो ये 5 से, पाँचों पाँचों 25 और फिर 5 एकम 5। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ नीचे क्या हो गया, 1 1 आ गया। अब इन सभी का आपस में हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, इनका LCM निकाल रहे हैं, तो आपस में इनका गुणा कर देते हैं। 2 कितनी बार है, तो 2 की घात कितना लिख सकता हूँ मैं, 3। ऐसे भी हम कर सकते हैं।
3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की घात कितना 2। और 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 की घात 2। अब आपस में इनका क्या कर रहे हैं, 2 की घात 3 कितना होता है 8, 3 की घात 2 कितना होता है 9, और 5 की घात 2 कितना होता है 25। अब इनका आपस में हम क्या करेंगे, तीनों का आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब आपस में गुणा करेंगे तो कैसे, पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। 8 9 72 गुणा 25, या तो सीधे ही 25 का गुणा इसमें कर दो, या कुछ समय पहले मैंने 2 अंकों का गुणा एक ही लाइन में करना बताया था, वैसी प्रोसेस भी हम कर सकते हैं। तो 25 दूना 50, लगा हासिल कितना 5, 25 7 175, और 5 कितना हो गया 180। ठीक है, तो 180 हो गया हमारे पास। तो जो इसका एलसीएम निकला वो कितना निकला 1800। और अब हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ। एचसीएफ इसी में निकालेंगे, देखना ध्यान से। एचसीएफ हमें करना है यहाँ पर, तो पहले 8 का, फिर किसका 9 का, और फिर 25 का। अब देखो 2 चौक 8, 2 दूना 4, और 2 एकम 2, फिर 9 का, 3 त्रिया 9, 3 एकम 3, फिर यहाँ से 25 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 एकम 5 5 25, और 5 एकम 5। तो अब देखो कि यहाँ आप देखोगे कि 2 2 2, यहाँ 3 3, यहाँ 5 5, मतलब तीनों में कौन सी भी संख्या हमारे नहीं मिल रही है। ठीक है, तीनों, दो में भी नहीं, तीनों, अगर कोई संख्या मिलनी चाहिए एचसीएफ के लिए तो तीनों में ही मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो यूं समझ लो, अगर दो में भी मिल रही तो भी हमारा एचसीएफ कितना आना है, एक ही आना है। अगर ऐसी कंडीशन है हमारी तो यहाँ पर 8 9 और 25 का जो एचसीएफ है हमारे पास वो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप अच्छे से ध्यान से देखिए और इसको उतार लीजिए। चलिए साथियों, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा हमारा है एचसीएफ 306 और 657 का कितना है, 9 दिया है इन्होंने, और एलसीएम हमें क्या करना है, इन्हीं संख्याओं का ज्ञात करना है। किस प्रकार से करेंगे, देखो तरीके अलग अलग हैं, लेकिन एक साधारण तरीका है हमारे पास। अभी एक सूत्र था हमारे पास, क्या था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, ये फार्मूला है इसका, इसको सोल्व करेंगे। अभी हमने इस फार्मूले पर बात भी करी थी। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है हमारा, एचसीएफ इनटू एलसीएम। अब हमें यहाँ तो देखना है एलसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम को उधर ही रहने दो, एलसीएम को उधर ही रहने दिया, मैंने ले इधर लिया, लेकिन मान रहे हैं। ठीक है, एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल हमारा ये था। एचसीएफ काय में है, गुणे में है, तो काय में आ जाएगा बटे में। तो दो संख्याओं का गुणनफल बटे हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, अब एलसीएम हमें ज्ञात करना है। दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्याएं क्या है, तो 306 और क्या है 657। तो 306 गुणा 657 बटे एचसीएफ हमारा कितना है, 9 दिया है, तो 9 यहाँ रख देंगे। अब देखो एलसीएम हमें निकालना है, तो 9 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 चौक 36, 9 तिया 27। ठीक है, और कितना बचा 36 हो गया, 9 चौक 36, 34 आ रहा। तो यानी 34 गुना 657 करेंगे। जब इन दोनों का गुणा हम करेंगे तो इन दोनों का गुणा का आंसर जो होगा हमारा कितना आ जाएगा, 22,338। ठीक है, आप गुणा करके देख लीजिए। ठीक है, और एक शॉर्ट में बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो, जिसमें 3 अंकों का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि 3 अंकों में 2 अंकों का गुणा, 3 अंकों में 3 अंकों का गुणा। एक वीडियो तो मैंने डाल ही रखा है, 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा किस प्रकार से एक ही लाइन में किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम निकलेगा 22,338। तो चलिए साथियों, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। अब ये पहले तो प्रश्न को हमें समझना है कि प्राकृत संख्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से। ठीक है, अगर वो पूर्ण संख्या की अगर बोलता तो 0 से शुरू होती। ठीक है, तो यहाँ कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से। तो n के लिए, मतलब n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखो इसको करने के दो तरीके हमारे पास हो सकते हैं। पहला तरीका हम देखेंगे कि
यहाँ पर n बराबर 1 ले लो, ठीक है। n बराबर पहले हमने 1 ले लिया तो 6 की घात n था, तो इस 6 की घात n की जगह हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। जब 1 लेंगे तो ये 6 की पावर 1 यानी घात 1 है, तो कितना आना, 6 ही आना। 6 की घात 2 की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, 6 गुना 6 यानी कितना, 36। इसी प्रकार से 6 की घात 3 अगर करें तो 6 गुणित 6 गुणित 6 तो बराबर कितना, 216। इस प्रकार ये चलता जाएगा। तो कहीं पर भी अंत में, यानी अंत वो बोल क्या रहा है, 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आप देखोगे कि यहाँ 6 आ रहा, यहाँ 6, यहाँ 6, अगर आगे भी इसको बढ़ाते हैं तो भी 6 पे खत्म नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। अर्थात हम क्या लिख देंगे कि अर्थात प्राकृत संख्या n के लिए क्या करेंगे, 6 की पावर n अंक 0 पर, जो प्रश्न में दे रखा है वैसा वैसा लिख रहा हूं, पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से, और आगे चाहो तो आगे भी बढ़ा सकते थे आप, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे, जैसे कि 6 यानी 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 6 की पावर के, तो 2 गुणित 3 यानी 2 तिया 6 की पावर n हो जाएंगे। अब आप देखोगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ आ कितना रहा है, 3 आ रहा है। अब 3 आ रहा है, अगर यहाँ 5 आता, 0 आता, 10 आता, तो हम क्या बोल सकते थे कि यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड में अगर 5 आ रहा है या फिर अगर 10 आ रहा है, ठीक है, अगर 20 आ रहा, अगर कुछ भी, अगर 0, 0 वाली या 5 आता है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाते हैं इसके, अगर अंत में संख्या कितनी आ जाती, 0 आ जाती। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ 0 नहीं आ रहा है, तो हम लिख देंगे कि अतः 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड खंड 2 और 3 है, तब क्या होंगे, यह 0 पर, यह 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जैसा भी तरीका उचित लगे वैसे तरीके से आप कर सकते हैं। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, n बराबर 1 ले लिया, 1 6 की पावर 2 ले ली, 6 की पावर 3 ले, 6 की पावर 4 भी ले सकते हैं, ठीक है, आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अंत में 0 नहीं आ रहा है, तो हम कह देंगे 0 पर समाप्त नहीं होगा। और यहाँ पर भी कंडीशन ये देखो, तरीका अलग है, ठीक है। बाकी आंसर लगभग लगभग अंत वाला जो है हमारा 0 पर समाप्त, ना ये हो रहा है ना ये हो रहा है, ठीक है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मतलब हमें ये बताना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है, ठीक है, कारण बताना है। तो देखो, हम जानते हैं कि भाज्य संख्याएं जो होती हैं, भाज्य संख्याओं के एक से अधिक भाजक होते हैं। तो ये लिख देंगे हम, भाज्य संख्याओं के एक से अधिक भाजक होते हैं। अब जब एक से अधिक भाजक होंगे तो हमें ये निकालना भी तो पड़ेगा। अब निकालने के लिए तो तरीका बहुत आसान है, कोई विशेष वाली बात नहीं है। जैसे फर्स्ट वाले को लेते हैं, इस वाले को, कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब आप देखोगे कि यहाँ पर 13 और यहाँ पर भी 13, ठीक है, ये इसके गुणे में है 7 और गुणा 11 के, और ये 13 है जो किसी के गुणे में नहीं है, लेकिन हम मान लेंगे कि भैया इसका गुणा क्या है, 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ 13 कॉमन ले लेते हैं बाहर, क्या ले लेते हैं, 13 ले लिया हमने बाहर, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 7 गुणा 11 और प्लस, यहाँ से 13 कॉमन लिया तो बचा क्या, 1 बचा ना, तो प्लस का 1 बचा, ठीक है। तो अब अंदर अंदर का हम कर लेते हैं गुणा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 11 7 77 और 1 कितना हो गया, 78। अब आप देखोगे कि एक तो 13 हो गया हमारा भाज्य, है ना, यानी 13 में 13 का ही भाग जाता है।
और इसी के साथ अगर हम बात करें एक भी है, तो यहाँ पर जो हमारे भाजक हैं, देखो इसको और तोड़ लेते हैं अपन, जैसे कि इसको 13 है, यहाँ फिर 13 है, और 13 छह 78 होता है, ठीक है। तो हमने इसको दो भागों में तोड़ लिया। अब आप देखोगे कि ये 13 भी, यहाँ भी 13 है, यहाँ 6 है, तो इसका भाजक क्या हो गया, एक तो एक है जो जिसका भाग इन तीनों में जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि अतः इसके 3 भाजक हो जाएंगे। कितने भाजक हैं, 3। अब 3 भाजक कौन कौन से हैं, एक तो 3 भाजक एक 13 और एक और कौन सा हो जाएगा 6। इस प्रकार से इसके कितने भाजक हो जाएंगे, 3 भाजक हो जाएंगे। 3 भाजक 1 13 और 6 हैं, तब यह भाज्य है, यह भाज्य संख्या है। अब ये जो प्रोसेस इसमें करी, सेम इसमें भी हमें करना है। किसमें, उस वाले में, ठीक है। तो अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, तो ही समझ में आएगा, ठीक है। क्या किया, किया कुछ भी विशेष नहीं है। हाँ, एक तरीका और है कि आप क्या कर सकते थे, इनका आपस में सभी का गुणा कर सकते थे, और जो भी संख्या आती है वो भाज्य है कि अभाज्य, वो भाज्य संख्या होगी तो ये भाज्य, अगर ये भाज्य है तो स्वाभाविक बात है वो भी भाज्य ही निकलेगी, आपस में सबका गुणा भी कर सकते थे, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं हम कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब हम देखो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो जिसके यहाँ पर गुणे में मतलब कुछ नहीं है, तो एक ले लिया हमने, मान लिया, ये एक क्या कर लिया, मान लिया। अब जब एक माना, क्यों माना, क्योंकि हम यहाँ से निकालेंगे कॉमन। क्या निकालेंगे, जिस प्रकार से इसमें से 13 कॉमन निकाला तो उसी प्रकार से इसमें 5 कॉमन निकाल लेंगे। तो हमने निकाल लिया यहाँ से 5 कॉमन। अंदर क्या बचा, 7 गुणे 6 गुणा 5 तो कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं था, एक तो था, है ना। तो अब देखो 5 तो हमारा हो गया, बाहर ही है, ठीक है। अब 7 छंग कितना होता, 42, 42 चौक कितना होता है अपना 168, 168 तिया कितना होता है हमारा 504, और 504 दूनी कितना होता है 1008। कितना हो गया, 1008 में गुणा 1 करेंगे तो कितना आना है, 1008 ही आना है। तो 1008 प्लस कितना 1, अंदर क्या बचा, ये बचा। अब आप देखोगे यहाँ पर हम यहीं से कर सकते हैं, भले आप चाहो तो 1009 भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ से एक तो भाजक हो गया हमारा 5, ठीक है। दूसरा क्या हो गया हमारा 1008 हो गया और 1 हो गया, ठीक है। 1008 और एक और क्या हो गया 1, भले इसको जोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जोड़ भी सकते हो, तो 9 कर देते हैं, ठीक है, 1009। तो हमारा भाजक कौन सा हो गया, देखो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अतः इसके सेम प्रोसेस, अतः इसके भी क्या हो जाएंगे, 3 भाजक हो जाएंगे। अतः इसके एक से अधिक, अर्थात यूं लिख सकते हैं 3 भाजक है ना, 3 भाजक हैं। कौन कौन से, एक तो 5, 1 और 1009, ठीक है। ये 3 भाजक हैं, तो हम क्या करेंगे कि 3 भाजक हैं, तब यह क्या हो जाएगी, हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी, तब यह भाज्य संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से हमने बहुत आसान तरीके से इसको किया है। देखो कि जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए हमारे पास तो कुछ विशेष वाली बात नहीं है। भाज्य कब होगी, जब उसका एक से अधिक, जैसे अगर मान लो कि 13, केवल 13 भाज्य नहीं है, कोई 13 में 13 का ही भाग जा रहा, हमें यहाँ देखना है कि तो 13, देखो यहाँ 78 आया, तो 78 में 13 का भी भाग जा रहा, 1 का भी जा रहा, 13 का भी जा रहा, ये चीज है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ये 6, इसको टुकड़े कर लिए, 6 भी आ रहा, 13 भी आ रहा, 1 भी आ रहा, तो इस प्रकार से 3 हो गए। अगर 2 भी होते तो भी हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से एक से अधिक जिनके भाजक होते हैं। चलिए साथियों, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लो ये कोई वृत्ताकार पथ है हमारा, ठीक है, ये सब वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, अब इस मैदान है हमारा जो, उसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, मतलब यहाँ से सोनिया नाम की लड़की चल रही है तो कितने मिनट लग रहे हैं उसको, 18 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। मतलब रवि नाम का लड़का है तो इसी मैदान का चक्कर लगाने में उसको कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं। तो मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर, मतलब यहीं से दोनों क्या कर रहे हैं,
यहीं से चक्कर लगा रहे हैं, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब वो घूम फिर के यहाँ से आएंगे तो फिर वापस कहाँ मिलना है हमको, यहीं मिलना है। तो कितने समय बाद, जितना बड़ा ये सवाल दे रखा है उतना इसका जो सॉल्यूशन है ही नहीं, बहुत आसान है। कि मेन इसमें बात क्या है, एक तो 12 मिनट और एक 18 मिनट, ठीक है। तो हम जैसे डायरेक्टली इसको सोल्व करें तो 12 व 18 का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 12 व 18 का एलसीएम लेने पर, एलसीएम करने पर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 12 और 18 का जब एलसीएम करते हैं तो कितने से, 2 से, 2 छंग 12, 2 नम 18, फिर 2 से, 2 तिया 6 और फिर ये 9, फिर 3 से, 3 एकम 3 और 3 त्रिया 9 और 3 एकम 3। इस प्रकार से जो एलसीएम आएगा हमारा इसका, वो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, सबका गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 4 तिया कितना 12 और 12 तिया 36, यानी वह प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद क्या करेंगे, वो मिलेंगे। ठीक है, कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अतः वह, ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। बाद मिलेंगे, ठीक है। तो जैसा हमारा प्रश्न था वैसा हमारा आंसर नहीं निकला, उत्तर नहीं निकला। बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। अगर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं बहुत बड़े बड़े तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत साधारण सा इसका आंसर था, ठीक है। आशा है आपको आज की कक्षा में आनंद आया होगा, बहुत अच्छे से आपने इसको देखा होगा और समझा होगा। और भी कुछ अगर डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी प्रश्नावली 1.1 पर हमने चर्चा करी है, बहुत जल्द 1.2 का वीडियो भी आपके पास आ जाएगा। तो आप अच्छे से देखिए और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिए, जिससे हमारा रिवीजन भी होता रहेगा। और भी पढ़ाई से संबंधित कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के वीडियो, अब लेक्चर अगर आपको देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।